संस्कार भारती की ऑनलाइन कालांश में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड की रीतिकालीन काव्य फर्स्ट पेपर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पूर्व में विदित है कि रीतिकालीन जो काव्य है वो एक दरबारी साहित्य रहा है जिसमें कला का भरपूर प्रयोग किया गया है। रस, अलंकार और छंद जिनकी प्रमुखता या पहचान रही है। प्रिय विद्यार्थियों, रीति शब्द का सबसे पहले अर्थ हमें समझना होगा कि रीति है क्या। रीति से तात्पर्य किसी कार्य को करने का एक तरीका या पद्धति, शैली, जिसे रीति के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल की बात जिस काव्य धारा का आविर्भाव हुआ हिंदी साहित्य में वो थी रीतिकालीन काव्य धारा। इस काव्य धारा में 3 वर्ग बांटे गए, एक तो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। किंतु तीनों ही वर्ग लगभग रीति ही परंपरा का अनुकरण करते थे। सभी ने श्रृंगार के लिए लिखा है, सभी ने रस का पालन किया है और सभी ने नायिका भेद के बारे में कुछ लिखा है। प्रकृति का चित्रण, मनभावन चित्रण किया है, वीर रस पे अपनी कविताएं लिखी है। तो इस प्रकार से रीतिकालीन विविधता के साथ साथ मूल रूप से श्रृंगारिकता यानी कला पक्ष पे सर्वाधिक महत्व देता है। इसलिए इस काल को कुछ लोग विद्वान हमारे कुछ कला काल के नाम से भी जानते हैं और कुछ इसको श्रृंगार काल के नाम से भी जानते। मिश्र बंधु ने इसे श्रृंगार काल का नाम दिया है। तो इस प्रकार से रीतिकालीन काव्य की जो आज हम पढ़ेंगे, रीतिकालीन काव्य की कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो मूल रूप से रीतिकाल के काव्य में देखने को मिलती है। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये तीनों ही काव्य धारा के हमारे कवि हैं, वो इसमें शामिल हो जाएंगे। उनकी जो विशेषताएं हैं वो भी रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आ सकती है। परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि रीतिकालीन काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो देखिए, रीतिकालीन काव्य दरबार में पला था। दरबारी संस्कृति का जो प्रभाव है वो विशिष्ट रूप से हम इस साहित्य पर देख सकते हैं। और कवि जो था वो कवि ने सत्य और शिव के स्थान पर सौंदर्य का उपासक बन गया था। बड़े बड़े जो मंदिर थे, मठ थे, वो नृत्यांगनाओं का नृत्य स्थली बनकर रह गया था। यानी समाज में जो कवि अलग जगाने का काम करता था वह कवि एक चाटुकार बनकर के राजा के दरबार में एक झूठा प्रशंसक बनकर के रह गया था। आचार्य और कवि बनने की जबरदस्त होड़ मची थी और पूरी कवि वासना के कीचड़ में सने हुए थे। हमारे जो भक्ति काल के जो देवी देवता थे, राधा, कृष्ण, राम, सीता, ये सभी रीति काल में आकर के वो नायक नायिका के रूप में जाने जाने लगे। अर्थात भक्ति का जो प्रभाव है यहाँ आकर के क्षीण होने लगा था। और रीति काल में श्रृंगारिकता यानी कला पक्ष, जिसमें भाषा की चातुर्यता और गुणों, काव्य गुणों की प्रधानता, जितनी भी शास्त्रीय विशेषताएं हैं वो सारी शास्त्रीय विशेषताएं उस समय परिलक्षित होने लगी थी। तो इस प्रकार आज हम रीति काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के संदर्भ में पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो रीतिकालीन काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत मानी जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो हम ये है हमारा आज का क्वेश्चन है जिसमें ये बताया गया है रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो अब मैं लिखता हूं, आप ध्यान रखें। रीतिकाल विलासता और वैभव की, लिखिए, रीतिकाल में विलासता एवं वैभव की झलक
देखी जा सकती है, देखी जा सकती है। यानी कि रीतिकाल में विलासता का रूप हो गया था, एक तरह से झलक देखी जा सकती है। रीतिकाल के संपूर्ण काव्य में, रीतिकाल के संपूर्ण काव्य ग्रंथों में, काव्य ग्रंथों में रस और अलंकार, रस और अलंकार, रस और अलंकार की भरमार रही है। इस युग में कवि और कामिनी, इस युग में कवि और कामिनी, कवि और कामिनी सौंदर्य के, कवि और कामिनी सौंदर्य के, कविता है सॉरी, कविता और कामिनी सौंदर्य के विषय रहे हैं। कवि नहीं, कविता है। तो रीतिकाल में विलासता एवं वैभव की झलक देखी जा सकती है। रीतिकाल के संपूर्ण काव्य ग्रंथ रस और अलंकार की भरमार रही है। इनमें इस युग में कविता और कामिनी सौंदर्य के विषय रहे हैं। वासना का प्रबल वेग, वासना का प्रबल वेग, वासना का प्रबल वेग सिर पर चढ़कर, प्रबल वेग सिर पर चढ़कर, सिर पर चढ़कर बोलने लगता है, बोलने लगता है। सुखद भावना का उदय, इस युग में सुखद भावना का उदय होने के कारण, सुखद भावना का उदय होने के कारण भक्ति काल के पूजनीय, भक्ति काल के पूजनीय, भक्ति काल की पूजनीय राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, नायक राम सीता, राम एवं सीता नायक नायिका के रूप में, नायक नायिका के रूप में नायक नायिका के रूप में कविता का श्रृंगार करने लगे थे, कविता का श्रृंगार करने लगे थे आध्यात्मिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता के स्थान पर भौतिकता का प्रभाव, भौतिकता का प्रभाव बढ़ने लगा था,
देखिए, तो वासना का प्रबल जबर वेग सिर पर चढ़कर बोलने लगता है। इस युग में सुखद भावना का उदय होने के कारण भक्ति काल के पूजनीय राधा और कृष्ण, राम और सीता नायक नायिका के रूप में कविता का श्रृंगार करने लगे थे। आध्यात्मिकता के स्थान पर भौतिकता का प्रभाव बढ़ने लगा था। तो ये सारी विशेषताएं हम रीतिकाल के रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो युग है, ये युग नई विचारधारा को लेकर आया था। तो इस प्रकार इस साहित्य में यानी कि बढ़ने लगता है। सत्य एवं शिव के स्थान पर, सत्य एवं शिव के स्थान पर, सत्य एवं शिव के स्थान पर सौंदर्य की प्रशंसा की जाने लगी थी। यानी सत्य एवं शिव के स्थान पर क्या हो गया था? सौंदर्य की प्रशंसा की जाने लगी थी। सुरा और सुंदरी का तांडव नृत्य हो रहा था। यानी ये सब परिस्थितियां थी उस समय की। तांडव नृत्य होता कवि स्वतंत्र और मौलिक नैरस का, कवि स्वतंत्र और मौलिक न रह सका, पर दरबार में चाटुकार बनकर रह गया था। वह चाटुकार बनकर रह गया था। तो इस प्रकार कवि की कविता सौंदर्य, कवि की कविता सौंदर्य का विषय बनकर रह गई थी। यानी कवि कविता के सौंदर्य का विषय बनकर रह गई थी। यानी कवि की कविता सौंदर्य का विषय बनकर रह गई थी। और इसके साथ साथ नक्शिक वर्णन काव्य में नक्शिक वर्णन, यानी काव्य में नक्शिक वर्णन, अश्लील चित्रांकन, अश्लील चित्रांकन कविता के विषय यानी कविता के विषय धर्म बन गए थे। कविता धर्म बन गए थे। तो इस प्रकार नक्शिक वर्णन, अश्लील चित्रांकित कविता धर्म बनकर के रह गए थे। ये विशेषताएं हैं। और इसके अलावा कला
पक्ष का प्रभाव बढ़ रहा था। अलंकार, रस, छंद जैसे विषयों पर कविता लिखी जा रही थी। तो इस प्रकार से ये सारी विशेषताएं हम ये देखते हैं कि रीतिकाल की विलासता वैभव की झलक इसमें देखी जा सकती है। ये पृष्ठभूमि है ये रीतिकाल की, जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि उस समय ऐसा परिवर्तन हुआ था, बदलाव हुआ था। तो बदलाव किस तरह से हुआ कि सुरा और सुंदरी कविता का मूल विषय बन गए थे और वहाँ जो कविता थी वो मौलिक नहीं रह सकी। कविता में बहुत सारी केवल कविता सौंदर्य का एक विषय बनकर के रह गई थी। अलंकार, छंद और रस जैसे मूल विषय हैं वो कविता में आधार बनकर रह गए थे। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ तक देखा। अब देखिए झलक देखी जा सकती है। इसके बाद में ये सारी जितनी भी विशेषताएं हैं ये रीतिकाल की समस्त विशेषताओं को उल्लेखित करती है, बताती है। अब देखें सौंदर्य विषय बनकर रही थी। अब देखिए तो इस तरह से कविता में भाव पक्ष के स्थान पर कला पक्ष महत्वपूर्ण हो गया था। कला पक्ष महत्वपूर्ण हो गया था। यानी कला पक्ष महत्वपूर्ण हो गया था। भाव पक्ष में कृतित्व, भाव पक्ष में कृत्रिमता आने लगी थी। कविता में आने लगी थी। कवि सौंदर्य का दास बनकर रह गया था। तो किस तरह से कविता में कृत्रिमता यानी भाव पक्ष गौण होने के कारण केवल कला पक्ष ही महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए कविता का सौंदर्य का दास बनकर रह गया था। इस प्रकार रीतिकाल में अनेक विशेषताएं देखी जा सकती है जिनका सामान्य परिचय इस प्रकार है। कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो
इसमें देखी जा सकती है मूल रूप से। तो सबसे पहले हम विशेषता को लेते हैं। रीति इस प्रकार है, तो हम पहले डाल लेते हैं रीति काल की प्रमुख काव्यगत विशेषता। कौन कौन सी ऐसी विशेषता है रीतिकाल की काव्यगत प्रमुख विशेषता? तो पहली विशेषता हमारी है वह श्रृंगार रस की प्रधानता। श्रृंगार रस की प्रधानता, यह हमारी पहली विशेषता है जो रीतिकाल की काव्य धारा की मूल विशेषताओं में से मानी गई है, यानी श्रृंगार रस की प्रधानता। कि जैसे कि विदित है कि श्रृंगार रस पूरी रीतिकाल में पूरी तरह से छा गया था, फैल गया था पूरी तरह से, और कवि जो था वो श्रृंगार का दास बनकर रह गया था, सौंदर्य का दास बनकर के रह गया था। तो श्रृंगार चित्रण में यानी श्रृंगार की प्रधानता इसमें लियो श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति, श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीति कवियों की कविता का श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीतिकाल कवियों की कविता का प्राण तत्व रही है। प्राण तत्व रही है। समस्त रीतिकालीन कविता में, समस्त रीतिकालीन कविता में, समस्त रीतिकालीन कविता में श्रृंगार की श्रृंगार चित्रण मिलता है। यानी काव्य श्रृंगार तो वैसे रीतिकालीन कवियों की कविता के प्राण तत्व रहे हैं। समस्त रीतिकालीन कविता में श्रृंगार को खुलकर चित्रण मिलता है, और यानी श्रृंगार का वर्णन करने में रीति कवि निपुण थे, पूरी तरह से निपुण थे। इनकी कविता का उद्देश्य स्वांत सुखाय न होकर, स्वांत सुखाय न होकर, यानी स्वांत सुखाय न होकर श्रृंगारी न होकर श्रृंगारी स्वामी सुखाय था। श्रृंगारी स्वामी सुखाय थी, यानी स्वामी के सुख के लिए ही वो अपनी कविताएं लिखा करते थे। तो उनकी कविताएं श्रृंगारिक स्वामी सुखाय थी। कवियों ने राधा और कृष्ण के
कवियों ने राधा और कृष्ण के राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम को घोर श्रृंगार में अलौकिक प्रेम को घोर श्रृंगार में परिणीत कर यानी बदलकर प्रस्तुत कर रहे थे श्रृंगार में संयोग पक्ष में श्रृंगार में संयोग पक्ष के वर्णन में नायिका के रति क्रीड़ा का नायिका के रति क्रीड़ा का यानी खेल जो रति क्रीड़ा का वर्णन किया है। ये सारी विशेषताएं हम रीतिकाल की उस श्रेणी में रख सकते हैं। तो इस प्रकार नायक नायिका की रति क्रीड़ा का वर्णन किया गया है, ये संयोग पक्ष में। तो वहीं वियोग पक्ष में कवि ने अतिशोक्ति पूर्ण अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन कर वियोग को हास्यपद बना दिया है। अर्थात वियोग पक्ष में कवियों ने अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करके वियोग पक्ष को हास्यपद बना दिया गया है। और रीति काल के कवियों ने सौंदर्य का यानी रीति काल के कवियों ने सौंदर्य का कोई सूक्ष्म भाव तक उनकी कुशल लेखनी की नोक से बच नहीं पाया है। तो इस तरह से ये प्रमुख विशेषताएं हैं जो मुख्य रूप से श्रृंगारिकता की प्रधानता है। रीति काल के कवियों ने श्रृंगार का कोई ऐसा सूक्ष्म भाव नहीं छोड़ा है जो उनकी समझ से परे हो, यानी श्रृंगार का छोटे से छोटा वर्णन करने में उन्होंने अपनी जी जान लगा दी है। यानी पूरा श्रृंगारिकता का जो है, इसका उदाहरण देखते हैं।
उदाहरण है जो रीति काल के श्रृंगारिकता का चित्रण किया गया है। ये उदाहरण है जो रीति काल की उस श्रृंगारिकता के पक्ष को उदाहरण है। कुंदन को रंग फीको लागे, कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगन, झलके अति अंगन चारू गोराई, इस तरह से कुंदन को रंग फीको लागे, छल के अति अंग चारू का मतलब होता है सुंदर, यानी कि सोने के समान उनका शरीर था। नायिका दी वो सोने की रंग से मंडित थी, सोने से भरपूर थी। तो यहाँ श्रृंगारिकता का वर्णन किया गया है। तो संयुक्त श्रृंगार का यहाँ पर सर्वाधिक वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो देखिए जो प्रमुख विशेषता है उस प्रमुख विशेषता में अगली जो विशेषता है वह है जो रीति काल की प्रमुख विशेषताओं की श्रेणी में आती है। कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो देखी जा सकती हैं? अब आता है विशेषताओं में श्रृंगार रस की रीतिकालीन कवियों ने संयोग कालीन श्रृंगार का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है जिसमें योग पक्ष को कवि ने इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है कि बिना अलंकारों के बीच में छिप कर रह गई है, छिपकर रह गई है। तो वास्तविकता जो थी रीतिकालीन कवियों ने किस तरह से, यानी रीतिकालीन कवियों ने संयोगकालीन श्रृंगार का अतिशयोक्ति वर्णन किया है, जिसमें वियोग पक्ष को कवि ने इतना बड़ा चट वर्णन किया है कि पीड़ा अलंकारों के बीच में छिपकर रह गई है। यानी भाव पक्ष को कवियों ने गौण बना दिया,
गौण बना दिया। तो गौण यानी एक सामान्य, जो वास्तविक रूप से जिसकी वास्तविक पीड़ा है उस पीड़ा को सामने आना चाहिए, लेकिन वो पीड़ा सामने नहीं आ पाई। इसका उल्लेख इस पद्यांश में किया गया है, बताया गया है कि ये भाव पक्ष जो था, ये भाव पक्ष में यानी गौण हो गया था, भाव पक्ष का अपना कोई स्थान नहीं रहा था। तो इस प्रकार ये रीतिकाल का जो श्रृंगार पक्ष था, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में कुंदन को रंग फीको लागे, छल के अति अंग चारु गोराई। तो इस प्रकार में एक नायिका है, उस नायिका का जो रूप है, जो सौंदर्य है, वो सोने के समान है, स्वर्णिम आभा बिखेरने वाला सौंदर्य का प्रतिमान है। तो इस प्रकार का सोने जैसी प्रतिभा लिए हुए, सोने जैसी अनुभव लिए हुए जो कविता का इसमें उल्लेख किया है, वास्तविक रूप से उसमें कहीं जो श्रृंगारिकता है वो हावी हो गई है। यानी चाहे वो ये संयोग श्रृंगार हो, चाहे वियोग श्रृंगार हो। वियोग श्रृंगार में नायक जब अपनी पीड़ाओं को बखान करती है तो उस बखान में ऐसा प्रतीत होता है कि नायिका अपनी वास्तविक रूप को प्रकट न करके वो जब सांस लेती है तो सांसों में ऐसा लगता है कि उसके ऊपर सांस लंबी लंबी सांसें लेती है, यहाँ तक कि नायक के पर इत्र की शीशी और कुछ छिटे पानी के डाले जाते हैं, तो कहते हैं वो भी बीच में भाप बन करके उड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ हास्यपद स्थिति है, वास्तविक रूप से ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिहारी ने अपनी नायिका का इसी तरह से वर्णन किया है, वो भी बहुत बड़ा चढ़ा करके कि बिहारी की नायिका विरह की अग्नि में इस तरह से तप रही है कि वह यानी उसको जितना उसको शीतल रखने का प्रयास किया जाता है, उसको पूरी तरह से पानी के छींटे मारे जाते हैं, इत्र शीशियां उंडेल दी जाती है, लेकिन वो बीच में ही भाप बन करके उड़ जाती है। यानी इतनी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किसी भी यानी पीड़ा का, वो पीड़ा नहीं बल्कि एक हास्यपद स्थिति तक पहुंच जाता है। तो इन कवियों ने भाव पक्ष को यानी कि वो जो पीड़ा थी वो भाव पक्ष का विषय थी, उसको कला पक्ष का विषय बना दिया, यानी कि एक मनोरंजन का विषय बनाकर रख दिया, एक चमत्कार का विषय बना करके रख दिया। तो ये जितनी भी बातें थी ये भाव पक्ष को के कवियों ने गौण बना दिया था। तो इस प्रकार कवि बिहारी ने अपनी नायिका को की विरह वेदना, नायिका की विरह वेदना अपनी नायिका को विरह वेदना में इतना पीड़ित बताया है कि उस पर इत्र तथा क्या नाम है, इत्र तथा शीतल जल डाला जाता है तो बीच में ही भाप बनकर उड़ जाता है। यहां पीड़ा को
पीड़ा न मानकर, पीड़ा को पीड़ा न मानकर एक विरह की प्रचंड ज्वाला मान लिया गया है। यानी कि ये ज्वाला है, आग है। इसका मतलब नायिका के अंदर जो श्वास ले रही है तो सांसों में भी एक अग्नि की अनुभूति होती है। तो रीतिकालीन कवियों में सेवकालीन श्रृंगार का अतिशोक्ति वर्णन किया है, जिसमें वियोग पक्ष को कवि ने इतना बढ़ा चढ़ कर वर्णन किया है कि पीड़ा अलंकार के बीच में छिपकर रह गई है। भाव पक्ष को कवियों ने गौण बना दिया है। कवि बिहारी ने अपनी नायिका की विरह वेदना को इतना पीड़ित बताया है कि उस पर इत्र तथा शीतल जल डाला जाता है तो बीच में ही भाप बनकर उड़ जाता है। यहाँ पीड़ा को पीड़ा न मानकर एक विरह की प्रचंड ज्वाला मान लिया गया है। तो ये सारे, अब इसका उदाहरण हम देखेंगे कि उदाहरण बिहारी का उदाहरण है जो सत्सई से लिया गया है।